हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। डेट आज की 27 अगस्त 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं और न्यूज़ के साथ में एक्सप्लेन पेज भी। देखो, इस फ्रंट पेज पे न्यूज़ तो बहुत सारी है, पर जिसको हम डिटेल में देखेंगे वो न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने देखो 7 उत्तराखंड में ऐसे हाइडल प्रोजेक्ट्स थे जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थे इकोलॉजिकली, या फिर आप देख सकते हो 2013 में जो फ्लैश फ्लड्स आई थी उसके बाद में उन 7 प्रोजेक्ट्स के ऊपर बैन लगाया था, पर अभी गवर्नमेंट ने उनको ओके कर दिया है। जानेंगे पूरी डिटेल, ठीक है। इसके अलावा एक बार जितनी भी न्यूज़ है उन पे एक बार थोड़ी थोड़ी समरी ज़रूर लेंगे। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की, जिसमें देखेंगे एम अगर लिखा हुआ है, जैसे आप कपड़े पहनते हो, ठीक है, तो उसमें एम जो मीडियम साइज़ है वो तो यूएसए का, और जबकि हमारे यहाँ पर उसी साइज़ के ऊपर एल लिखा हुआ था लार्ज, ठीक है। तो ये जो मिसमैचिंग है ना, कि कभी आप कोई कपड़ा खरीदते हो उस पर एम लिखा हुआ है वो फिट आ जाता है, और कई बार एल भी पहन लेते हो तो भी आपको लगता है कि अनकंफर्टेबल है। तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या है कि जो स्टैंडर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं क्लोथिंग के लिए, उन स्टैंडर्ड्स में डिस्क्रिपेंसी है, ठीक है। तो अभी हमारे यहाँ पर एक नया स्टैंडर्ड चलाने की बात की जा रही है जिसको बोला जाएगा इंडिया साइज़, ओके। उसके ऊपर सर्वे के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से स्टार्ट कर दिया है सर्वे, कि हम इंडिया के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे। जानेंगे मुद्दे को। दूसरा, ड्रोन्स के लिए जो रूल्स आए थे 2018 में, देखो उनमें कुछ चीज़ें ईजी की गई हैं और ड्रोन्स भी अब थोड़े सस्ते भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इनोवेशन के लिए एक सेगमेंट खुलेगा, जानेंगे इसको पूरा डिटेल में। इसके आगे फिर हम बात करेंगे एक्सप्लेन पेज पे। एक्सप्लेन पेज पे फर्स्ट आर्टिकल देखेंगे कि सेबी ने रेगुलेशंस में कुछ चेंजेस लाए हैं, तो इसके चलते जो लिस्टेड कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या फ़ायदा होने वाला है। दूसरा, जो काबुल एयरपोर्ट के पास में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वो देखो कंडक्ट करवाने का पूरा स्कोप किसका दिख रहा है, आईएसआईएस का एक ब्रांच है, आईएसआईएस खुरासन, ठीक है। जानेंगे पूरे मुद्दे को। तालिबान को भी चैलेंज करने वाला आ गया है ये। और फिर हम लास्ट में बात करेंगे मालाबार एक्सरसाइज के बारे में डिटेल में। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे आगे इकोनॉमी पेज पर प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है उसमें जितने भी ये इंश्योरर्स हैं वो अब क्यों बैकफिट पर जा रहे हैं उसका कारण, और बाकी एक बार नज़र डालेंगे इकोनॉमी पेज पे, क्योंकि ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ इकोनॉमी पेज पे आज आई नहीं है, ठीक है। स्पोर्ट्स पेज का इनका आप देख लेंगे अगर टाइम मिलेगा लास्ट में। बाकी जो मेन न्यूज़ है उनको डिटेल में अब देखते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर दो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, सुसाइड बॉम्बर्स आते हैं, और उसकी वजह से 12 तो यूएस के ट्रूप्स की डेथ होती है। तालिबान भी इस चीज़ को विटनेस करता है और डाउट है आईएसआईएस के ऊपर, ठीक है। तो इस मुद्दे को देखो वैसे डिटेल में हम जानेंगे आगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा केवल फैक्ट्स बताई जा रही है। दूसरा, इधर जो न्यूज़ है वो थोड़ी सी इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीनेशन में एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है, वो ये कि इंडिया की जो भी एलिजिबल पॉपुलेशन थी ना, एडल्ट पॉपुलेशन जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा थी, उन लोगों की अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो अराउंड 50% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन हो लग चुका है। जो एलिजिबल पॉपुलेशन थी ना उसके 50% को कम से कम एक डोज तो वैक्सीन की लग चुकी है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और देखा जाए तो इंडिया में टोटल पॉपुलेशन में से 94 करोड़ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि उम्र जिनकी 18 या उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे में 47.29 करोड़ के लगभग एक डोज लग चुकी है, तो 50.3% तक हम अचीवमेंट ले चुके हैं वैक्सीनेशन को लेके, ओके। इसके अलावा आप देख सकते हो कि 15% ऐसे हैं इस एलिजिबल जितने भी है ना 94 करोड़, इनके 15% आप निकालो ऐसे हैं जिनको फुली वैक्सीनेट किया जा चुका है, डबल वैक्सीन्स लग चुकी हैं। तो 50% का ये जो है सिंगल डोज हो चुका है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे यहाँ पर सिग्निफिकेंट हेल्थ इम्प्लीकेशन से अब आप देख सकते हो पॉपुलेशन प्रोटेक्टेड है। मतलब कि अगर बीमारी इन्फेक्शन फिर से कोविड का होता है एक बार वैक्सीन हुए लोगों को, तो वो डेडलीस्ट तो एटलीस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट है। इसके अलावा आगे देखते हैं। फिर बात आ जाती है कि अफगानिस्तान को लेकर के अभी इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी चल रही है, क्या पॉलिसी पे काम कर रहा है। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने ऑल पार्टी मीटिंग में ये कहा कि हम वेटिंग एंड वॉचिंग की सिचुएशन में भी चल रहे हैं। वैसे तो इस मुद्दे को लेकर के सुबह हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था एडिटोरियल पे, ठीक है। तो अभी सिचुएशन जो भी है, जो भी डेवलपमेंट्स है, उसमें जल्दबाजी ना करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तरफ से एक पेशेंट वाला जो एक स्टेट है उसमें भी चल रही है कि कैसे भी करके हमें इस टाइम को एक बार ऑब्जर्वेशंस के साथ में बिताने की ज़रूरत है। साथ में
क्योंकि डेवलपमेंट्स इतने एब्रप्ट हैं। जैसे कि अभी ऊपर हमने देखा कि आईएसआईएस ने अटैक किया है, और हम जब एक्सप्लेन पेज पे इस डिटेल को देखेंगे तो वहां पर आईएसआईएस सीधा तालिबान को चैलेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है कि तालिबान जो है वो अब पुराने वाला तालिबान नहीं रहा है, और जो जिहाद है उसको प्रॉपरली प्रमोट करने में तालिबान सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ऐसे में हम तालिबान को भी सीधा चैलेंज करेंगे। अब एक नया ही चैप्टर शुरू हो गया है, और इससे सबसे बड़ी जो बात आ रही है वो ये कि इस तालिबान का ये जो आईएसआईएस है ना, इसकी जो खुरासन वाली जो ब्रांच है जो कि अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही है, उसका डर है ना वो पाकिस्तान को भी, और पाकिस्तान के इमरान खान ने तो यहां तक कह दिया कि ये अफगानिस्तान और इंडिया की सरकार ने मिलकर के ये खुरासन वाली आईएसआईएस ब्रांच चलाई है पाकिस्तान को हराने के लिए, पाकिस्तान को मतलब एक तरीके से प्रेशराइज करने के लिए। बट बात ऐसी है कि आईएसआईएस टेररिस्ट ग्रुप है, और उसी की अगर कोई ब्रांच खुलती है तो टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए, और इंडिया किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता, पहली चीज़। दूसरी, पाकिस्तान की तरह हमारे पास में ड्यूअल स्टैंडर्ड नहीं है कि हाँ गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म का हमारे पास में कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हम सीधा एक ही स्टेटमेंट देते हैं कि जी बैड टेररिज्म तो हर तरीके का बैड ही है। तो वो चीज़ हम आगे देखेंगे। यहाँ पर तो देखो अपोजिशन पार्टीज ने सवाल उठाए कि क्या प्लान है, इवैक्यूएट करने का क्या प्लान है, ठीक है, जो भी इंडियंस हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए क्या प्लान है। तालिबान का रूल हो गया कि अब तालिबान के साथ में आप इंगेज करोगे या फिर क्या काम करने वाले हो आगे, या अगेंस्ट में जाओगे तालिबान के। तो देखो ह्यूमन राइट्स, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, इनकी जब बात आती है तब तो देखो इंडिया क्वेश्चन करता है तालिबान को, डायरेक्टली तो नहीं बोलता पर ये बोलता है कि हम ह्यूमन राइट्स और अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनके राइट्स के लिए फाइट करने के लिए रेडी हैं, या उनको सपोर्ट देंगे हम पूरा। जबकि तालिबान को सीधा अटैक करने से इंडिया बच रहा है अभी भी। ओके, ये वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है, बाकी टाइम बताएगा आगे क्या होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो है, सुप्रीम कोर्ट ने 7 उत्तराखंड में ऐसे हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं जिनको रोक दिया था, अब गवर्नमेंट ने उनको अलाउ कर दिया है। और उनमें से एक में तो अभी रिसेंटली आपको पता है फरवरी में फ्लैश फ्लड भी वहां पर आई थी, ठीक है। तो वो 7 प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं ये देखो, या तो गंगा रिवर पे है, गंगा की दूसरी ट्रिब्यूटरीज पे है, जिनमें नाम आप देख सकते हो, टिहरी स्टेज 2, ऐसे ही तपोवन, विष्णुगढ़ ये भी है एक, इसी तरीके से विष्णुगढ़ पीपलकोट, ऐसे ही सिंगोली बटवारी, ऐसे ही एक और है फटा बुयोंग, इसी तरीके से आप देख सकते हो मड माहेश्वर और एक हो गया कालीगंगा 2। तो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार रोक लगा दी थी। वजह क्या हुई थी, क्योंकि 2013 में वहाँ पर फ्लैश फ्लड आई थी उत्तराखंड में, और जिसकी वजह से 5000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बैन लगा दिया। पर जो एनवायरनमेंट और इसके अलावा पावर एंड जल शक्ति मिनिस्ट्री है, इन्होंने मिलकर के एक कंसेंसस निकाली है, सर्वसहमति जिसको बोलते हैं, कि इन सातों के सातों हाइडल प्रोजेक्ट्स को हम फिर से काम करना स्टार्ट करेंगे इनके ऊपर, ठीक है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं ये हमने देखे, ये सारों के सारे उत्तराखंड में लोकेटेड हैं, ठीक है। तो ये मेन बात थी। इसके अलावा आगे देखते हैं। अब आपके लिए एक छोटी सी टास्क है कि ये जो 7 हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, इन प्रोजेक्ट्स के बारे में एक बार ज़रूर आप नज़र कैसे डालोगे कि ये प्रोजेक्ट्स कौन कौन से रिवर्स पर काम करेंगे। गंगा का नेटवर्क है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पर गंगा का नेटवर्क बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि गंगा की कौन कौन से ट्रिब्यूटरी है, क्या नेटवर्क है, वो आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। अगली न्यूज़ है, देखो यूएस में तो एम और हमारे यहाँ पर एल दोनों एक तरीके की साइज के कपड़े हम पहनते हैं, ठीक है। जबकि एल लिखा हुआ रहता है हमारे यहाँ पर तो वो लार्ज हो गया, और यूएसए में उसी साइज को मीडियम बोल दिया जाता है। तो गवर्नमेंट इस डिस्क्रिपेंसी को करेक्ट करने के लिए एक सर्वे को किक ऑफ किया है, मतलब स्टार्ट किया है, जिससे कि इंडियन स्टैंडर्ड हम तैयार कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए देखो जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है इसका नाम है इंडिया साइज, और इस इंडिया साइज में मेन काम क्या होगा कि ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT। और एम क्या होगा कि एक हम यहाँ पर इंडिया में एक नया स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस करें, और उस स्टैंडर्ड में एक साइज़ का चार्ट बना दें, जिससे कि जो क्लोथिंग सेक्टर है ना उनको प्रॉब्लम ना हो। मेनली कौन से, रेडी टू वियर, जो रेडीमेड कपड़े होते हैं ना उनके लिए, ठीक है।
अभी तक आप देखो टेक्सटाइल सेक्टर की इंडिया में हम बात करें ना तो लगभग 140 बिलियन रुपीस का मार्केट है इंडिया में टेक्सटाइल सेक्टर का, और उसमें से 100 बिलियन रुपीस का तो केवल डोमेस्टिक कंज्यूमर्स ही यहाँ पर लेन देन कर लेते हैं। बचा हुआ 40 बिलियन का जो रुपए का हम लेन देन करते हैं वो है एक्सपोर्ट के बेसिस पे। तो यहाँ पर 5-6 ऐसे रीजन्स डिसाइड किए गए हैं इंडिया साइज के सर्वे के लिए, जो कि इस तरीके से हैं: दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, 4 तो मेट्रो सिटीज़, और इसके अलावा 2 और शिलोंग और हैदराबाद। ठीक है, इसमें मेन चीज़ क्या होगी, मैपिंग कर ली जाएगी, ये चेक किया जाएगा कि जिसके बेसिस पे ये पता पड़ जाए कि हम फिक्स स्टैंडर्ड्स तो कम से कम फिक्स कर दें, है ना। नहीं तो क्या होती है कि आप देखो कि आप यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को अगर आप यूज़ करते हो तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यूरोपियन लोगों के हाथ है ना बहुत लंबे होते हैं। तो अगर 39, यहाँ पर जो एक्सपर्ट है, यहाँ पर आप देखो ये शांतामनु, इनसे पूछा तो बोला कि यूरोपियन स्टैंडर्ड के कपड़े अगर मैं मेरे डालूँ ना तो 39 साइज़ नॉर्मली मेरे आती है, तो शोल्डर्स में तो मेरे फिट आ जाएगी, पर मेरे आर्म लेंथ में आप देखोगे तो यूँ लगता है जैसे कोई क्लोन है उसके अंदर। बहुत लंबी आर्म्स होती हैं यूरोपियंस की, जबकि हमारे यहाँ पर आर्म्स क्या होती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, मतलब लेंथ वाइज। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, एक टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है जिसमें सर्वे तो किया ही जाएगा, फिर आप देखोगे इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, वो है सेफ 3D होल बॉडी स्कैनर टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी के बेसिस पे फाइनलाइज किया जाएगा कि किस साइज को हम मार्किंग कौन सी वाली देने वाले हैं। इससे क्या होगा कि इंडिया के खुद के स्टैंडर्ड होंगे तो ये डिस्क्रिपेंसी, कंफ्यूजन है ना, ये खत्म हो पाएगा, और इसका फायदा क्या होगा कि प्रोडक्शन इजीली कोई भी अपने लिए कर पाएगा क्लोथ्स की। ठीक है, तो देखो पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज होगा, वो भी अच्छी बात है। तो ये है इंडिया साइज के बारे में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है न्यू ड्रोन रूल्स, जिसमें जो ड्रोन की फ्लाइंग है उसको ईजियर बनाएंगे और चीपर भी बना देंगे। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी नए ड्रोन रूल्स 2021 हैं वो लाए गए हैं, जिसमें मेन काम क्या होगा कि 2018 के जो रेगुलेशंस थे, रूल रेगुलेशंस थे ड्रोन्स के लिए, उनमें जो स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस थे उनको थोड़ा सा लूज किया जाएगा, जिससे कि जो सिविलियन ड्रोन ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करना आसान हो पाएगा, और इसके लिए ड्रोन्स को फर्स्ट टाइम इस तरीके का अप्रूवल दिया जा रहा है। ये जो रेगुलेशन है कौन नोटिफाई करता है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ओके, अब इसमें आप देखो कि कितना ज़्यादा स्ट्रिंजेंसी थी पहले, कितनी ज़्यादा कड़क रूल थे, उनको थोड़ा लूज किया गया है। इसमें आप इससे पता कर सकते हो कि पहले रजिस्ट्रेशन के लिए लगभग 25 फॉर्म्स को फिल करना होता था अगर ड्रोन यूज़ कोई करना चाहता है। अब वो रजिस्ट्रेशन के लिए 25 की जगह 5 फॉर्म से ही काम हो जाएगा। इसके अलावा अलग अलग फीस पे करनी होती थी ड्रोन को अगर कोई यूज़ करना चाहता था, तो पहले 72 टाइप्स की फीस हुआ करती थी, और उसको अब रिड्यूस करके कितना कर दिया है, केवल 4 टाइप्स, 4 तरीके के फ़ी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा पहले क्या प्रोविज़न थे, मतलब कुछ मुश्किलें ऐसी थी कि जैसे BVLOS, दैट मीन्स बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट, जैसे कि आप यहाँ से ड्रोन को ऑपरेट करना चाह रहे हो, जैसे कि आप पिज़्ज़ा डिलीवर करना चाहते हो फॉर एग्जांपल ड्रोन्स का यूज़ करके, तो आप यहाँ से ले जा करके कोई 15-20 किलोमीटर को डिलीवरी देनी है, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपकी नज़र ना हो, बहुत दूर तक चली जाए। तो मेन तो इसी में रिक्वायरमेंट है ना, हमारे यहाँ पर कॉमर्शियल जो डिमांड है ड्रोन्स की वो यही तो है कि हम आसपास की बजाय दूर दूर की डिस्टेंस तक भी हमारे गुड्स को डिलीवर कर सकें। तो ये कॉमर्शियल इंटरेस्ट है हमारे यहाँ पर, तो इनके लिए ये ड्रोन रूल्स में लिबरलाइजेशन अभी लाया गया है ना, इसका फ़ायदा देखो डेफिनेटली मिलेगा। ओके, अब मेन तो आप देख सकते हो कि पहले भी देखो हमने अभी कुछ दिनों पहले एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर आपने देखा था ड्रोन्स का यूज़ करके अटैक किया गया था, पर उसके बावजूद भी लिबरलाइज करना ये अपने आप में एक कॉमर्शियल सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। पर हाँ, सेफ्टी नॉर्म्स को तो फिर भी देखो नज़रों में रखना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये एक लैंडमार्क मूवमेंट बताया गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा। साथ में यहाँ पर ट्रस्ट पे काम होगा ज़्यादा, विश्वास पे, और सेल्फ सर्टिफिकेशन, कि जो कोई भी ड्रोन का यूज़ करेगा तो उनसे ड्रोन से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस होंगे, जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं, वो ऑपरेटर अपने हिसाब से ओपन करेगा। ये बात कही गई नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इसके अलावा आप देख सकते हो न्यू ड्रोन रूल्स हैं, ये नए स्टार्टअप्स को भी हेल्प करेंगे, यूथ हैं वो इनोवेट भी करेंगे, और नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ भी इंडिया में खुलेगी। टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के लिए अपने आप में एक और स्कोप खुलेगा, और ड्रोन्स के अंदर भी काम किया जाएगा। ओके, इसके लिए आप देख सकते हो एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर कौन है अभी, सिविल एविएशन हमारी जो मिनिस्ट्री है उसमें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन,
उन्होंने देखो 2014 में वैसे तो सिविलियन ड्रोन्स को बैन कर दिया था, फिर 2018 में रूल्स आए थे, पर उन रूल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। अब उन रूल्स को थोड़ा ईज कर दिया गया, थोड़ा सा लूज कर दिया। पहले तो क्या था 2018 के रूल्स के अकॉर्डिंग कि अगर आपके पास में परमिशन नहीं है तो आप ड्रोन्स को फ्लाई नहीं कर सकते, मतलब नो परमिशन नो टेक ऑफ। तो इन चीज़ों को अब थोड़ा सा कह सकते हैं ना कि नो परमिशन नो टेक ऑफ वाला प्रोविजन है ना, अब उसको थोड़ा सा डाउन कर दिया। इसके अलावा जो ट्रैकिंग बीकन होते हैं या फिर जियो फेंसिंग का मतलब हो गया कि आप लोकेशन को फिक्स कर दो कि इस पर्टिकुलर लोकेशन के बाद में बाहर कोई नहीं जाएगा, कोई भी ड्रोन ऑपरेट नहीं करेगा। जैसे मान लो कि कोई यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन है या कोई मान लो सिक्योरिटी एजेंसी का कोई लोकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वहाँ पर अगर कोई अपने सिविल ड्रोन्स को लेकर के चला जाएगा तो उनको तो रोकना ज़रूरी है ही। तो ऐसे में देखो इनके लिए अभी फ्यूचर में आने वाले टाइम पे इनके लिए कंप्लाइंसेस के लिए क्या रेगुलेशन होंगे वो अभी अनाउंस हो गए, पर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए फिर कॉमर्शियल ऑपरेशंस को कंडक्ट कराने के लिए अप्रूवल दे तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। इसके अलावा 2018 में ऐसे कई ऐसे प्रोविज़न थे जिनको अभी हटा दिया गया है, जिनमें आप देख सकते हो कि पहले क्या ज़रूरत थी कि हर एक ड्रोन ऑपरेटर को यूनिक ऑथराइजेशन नंबर की रिक्वायरमेंट थी, वो नहीं होगी। इसी तरीके से यूनिक प्रोटोटाइप आइडेंटिफिकेशन नंबर की ज़रूरत थी, वो भी अब नहीं होगी। सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग किसने बनाया इसकी भी टेंशन खत्म। और एयर वर्दीनेस कि हाँ जी आप कितनी दूर तक ऑपरेट कर सकते हो, कितना सक्सेसफुल होगा फेल होगा, उसके लिए आप पहले से कमिटमेंट दो। सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट हो, मेंटेनेंस, इंपोर्ट क्लियरेंस, ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अभी इनमें छूट दे दी गई है। बस मुद्दा है वो क्या, सेफ्टी वाला, कि कहीं पर इन कॉमर्शियल ड्रोन्स का यूज़ करके कहीं हमारी जो कह सकते हैं ना नेशनल सिक्योरिटी को कोई थ्रेट ना हो, उनके लिए थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। बाकी कॉमर्शियल ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए अप्रूवल देना एक तरीके से इन रूल्स के लिए अब आसानी होगी और अब हमारे यहाँ पर ड्रोन की इंडस्ट्री के लिए ऑप्शन और ओपन होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट आर्टिकल है सेबी के नए रूल, नए रेगुलेशन। इससे जो लिस्टेड कंपनीज है स्टॉक एक्सचेंज में है ना, उन कंपनीज के जो एम्प्लॉइज हैं उनको क्या फ़ायदा होगा वो जानते हैं। संदीप सिंह के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। देखो अभी क्या है, इसी महीने में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने मर्जर अप्रूवल दिया है। कौन कौन सी चीज़ों को मर्जर किया है, एक तो जो रेगुलेशन है 2014 के उनके, एक रेगुलेशन है 2002 के उनको, और एक रेगुलेशन अभी लेटेस्ट आए हुए थे 2021 के। इन सब को मर्ज किया जा रहा है। और इन रेगुलेशन के क्या क्या नाम है वहाँ पर आप देख सकते हो। सेबी के रेगुलेशन है ये सारे, जिनमें एक तो क्या है शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट, इसी तरीके से शेयर बेस्ड एम्प्लॉय रेगुलेशन, ठीक है। और दूसरे इशू ऑफ द स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी का मतलब क्या हो गया कि जो लोग कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, अपने पसीने से उस कंपनी को तैयार कर रहे हैं, तो उन लोगों की हिस्सेदारी होनी चाहिए कि नहीं उस कंपनी में, उस चीज़ को रेगुलेट करना, उसके लिए रेगुलेशन लेकर के आया। उसके अलावा जो तीसरा रेगुलेशन 2021 का था वो है शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी। इन तीनों को मर्ज कर दिया गया है और स्कोप जो है ना लिस्टेड कंपनीज के लिए वो वाइडन कर दिया। और स्कोप से फ़ायदा किसको होगा, जो एम्प्लॉयज़ है ना उन लिस्टेड कंपनीज में काम करने वाले उनको। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि चेंज क्या लाए गए हैं उसमें। देखो सिंपल सा ये है कि पहले जो वर्कर्स काम किया करते थे जो लिस्टेड कंपनीज है स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, उन जो अपने शेयर मतलब शेयर जिन कंपनीज ने लॉन्च कर रखे हैं, तो उन कंपनीज में जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ थे ना उनको अप्रूवल दे रखा था कि जी वो अपनी सैलरी का एक हिस्सा उसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दे, ठीक है। पर वहाँ पर एक टर्म यूज़ होती थी परमानेंट। अब क्या है, इस परमानेंट टर्म को तो हटा दिया और इसकी जगह कर दिया कि सभी एम्प्लॉयज़ को परमिट किया जाएगा। अब क्या होगा कि मान लो कोई लिस्टेड कंपनी है, कोई XYZ कंपनी है, मान लो टाटा कंपनी में कोई आप काम करते हो या कोई भी काम करता है, तो बंदा वहाँ से जितनी सैलरी उठाएगा और वहाँ से ये कह दे कि भाई इस कंपनी के शेयर्स में मेरा इतना हिस्सा इन्वेस्ट कर दो, तो वो चीज़ उसको अवेल करा दी जाएगी। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में अगर वो बंदा निकलता है उस कंपनी से या उस कंपनी के लिए, पहली चीज़ तो क्या होगा, एक ऑनरशिप की ऑनरशिप का सेंस आएगा कि मेरी कंपनी है, मैं जितना काम करूंगा उतना ज़्यादा ग्रो करेगी। दूसरी चीज़, उस इंडिविजुअल को एक कहते हैं ना कि खुद की कंपनी होती है तो फिर बाद में आदमी फिर मेहनत भी अच्छी करता है, तो ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक रहेगा। तीसरा, कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टांस अगर आ जाती है, ठीक है, मान लो किसी का ऑन साइट ही काम करते करते कोई प्रॉब्लम हो गई, फिजिकली डिसेबल हो गया, वो डेथ हो गई किसी भी वजह से, तो उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको कुछ ना कुछ रिटर्न में चाहिए कि नहीं, वो रिटर्न देने के लिए ये फैसिलिटी अपने आप में हेल्प करेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक एम्प्लॉय के लिए और साथ में उस कंपनी के लिए विन विन सिचुएशन वाला काम करेगी।
ठीक है। और बात ये आती है कि ये रूल्स किस किस पे अप्लाई होंगे, तो सेबी के हिसाब से केवल रेगुलेटेड लिस्टेड कंपनीज है ना, उन्हीं के लिए अप्रूवल दिया गया है। ठीक है। और वो भी कौन से लॉज के बेसिस में, एक तो कंपनीज एक्ट 2013 और दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इन दोनों के द्वारा उन लिस्टेड कंपनीज के बारे में अप्रूवल दिया जाएगा कि हाँ इनको अलाउ कर दो। ओके, इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या थे उसमें मैंने आपको बता ही दिया कि वो बंदा इन्वेस्ट करेगा अपनी सैलरी में से, और अगर कोई अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस आती है तो कम से कम उनके घर वालों को जो बुरा वक्त निकल रहा है उनका, अचानक से उनके ऊपर जो पहाड़ आके गिरता है, उससे वो बच सकते हैं। फिर उसके लिए जो अप्रूवल मिलेगा उसमें कॉम्पनसेशन कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी, ये सारी हो जाती हैं। फिर यहाँ पर एक सेगमेंट आता है दैट इज स्वेट इक्विटी, पसीने की हिस्सेदारी। देखो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 क्लॉज 88 है ना, वो स्वेट इक्विटी शेयर को सीधा सा डिफाइन करता है। वो ऐसे कि कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ग्रुप अगर मिलकर के किसी एक कंपनी के लिए मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है, तो उस बंदे की हिस्सेदारी अगर उस कंपनी में हो जाए तो उसको बोल देंगे स्वेट इक्विटी शेयर। ठीक है, शेयर्स में उसकी हिस्सेदारी हो जाएगी। बोलो वो चीज अगर इंश्योर हो जाती है तो फिर बाद में दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। ठीक है, तो ये है मेन सेगमेंट। बाकी चीजें इन डेप्थ हैं, एक बार अगर नजर डालोगे तो ठीक है, बाकी मेन मेन चीजें मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं। फिर जो नेक्स्ट मुद्दा है दैट इज ISIS चैप्टर शुरू हो गया है अफगानिस्तान में, उसके बारे में देख लेते हैं। देखो अभी एक एडिटोरियल आया था कुछ दिनों पहले, और एडिटोरियल किस पेपर में था, अल नब्बा में, और उसमें इस्लामिक स्टेट के लीडर ने क्या, मुल्ला बाडले, इसने कहा कि भाई जो कोई भी कुछ भी हो रहा है ना अभी, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर करो या तालिबान यहाँ पर अपना टेक ओवर करे, बोले ये बिल्कुल गलत है, हम इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और हम अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले रीजन के अंदर जिहाद को हमारे हिसाब से अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें डाउट है कि अफगानिस्तान में शरिया लॉ जो है वो ये जो तालिबान है ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पाएगा। और इसके लिए देखो बार बार इसके कहते ना कि एक सबूत देता रहता है। और लेटेस्ट क्या है आपको पता है, काबुल एयरपोर्ट के बाहर में बॉम्ब ब्लास्ट किए गए, 2 सुसाइडल बॉम्ब अटैक हुए, और उसमें हाथ किसका है, ISIS की ही ब्रांच है, IS खोरासन प्रोविंस, ISKP, जो कि अफगानिस्तान में अपना नया चैप्टर शुरू कर चुका है। तो एक तरफ तो तालिबान जो कि वेस्टर्न सोसाइटी को बिल्कुल डिस्कार्ड करता है, और तालिबान अब रिन्यू होकर के अगर आता है 20 साल बाद में, तो अब तालिबान को भी रिजेक्ट करने के लिए रेडी है एक और ग्रुप जिसका नाम है ISKP, जो कि ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया की ये एक लाइन बताई जा रही है, एक ब्रांच बताई जा रही है। बोला अफगानिस्तान में हम इस तरीके से रूल करेंगे। ठीक है, अब इसमें पूरी डिटेल बताई हुई है। अभी मेन इनका फोकस कौन सा है, हजारा कम्युनिटी जो मेनली शिया कम्युनिटी है। ठीक है, अब शिया कम्युनिटी के लोग होते हैं वो लिबरल होते हैं एज कंपेयर टू सुन्नीज। अब ऐसे में ISKP सबसे ज्यादा अटैक तो इन पे कर रही है, और इनका काम क्या है, जिहाद। जिहाद का मतलब मेन पर्पज हो गया कि कैसे भी करके बाई हुक और बाई क्रुक, कैसे भी करके सारे वर्ल्ड को हम इस्लामिज्म के बेसिस पे सबको फॉलो करवाएंगे। राइट, अब इसमें आप देख सकते हो अलग अलग एरियाज में अलग अलग अपने इन्होंने अंजाम दिए हैं अटैक्स को। ठीक है, इन्होंने क्या क्या अटैक किए हैं वो सारे बताए हुए हैं, जो इतने हमारे काम के हैं नहीं। फिर बात आ जाती है कि ISKP जो है इसके पीछे और क्या क्या माहौल बन रहे हैं उनके लिए अगर देखें तो देखो पाकिस्तान में एक ग्रुप ऑपरेट होता है TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ठीक है, तो पहले तो ये माना जा रहा था, देखो शुरुआत तो कहाँ से होती है वो आपको पता है कि पाकिस्तान और USA दोनों मिलकर के USSR को भगाने के लिए इन लड़ाकों को तैयार करते हैं, और इनको जो एक प्रमोशन दिया जाता है ना, वो प्रमोशन होता है क्या, कि कैसे भी करके हमें इस्लामिज्म को प्रमोट करना है। क्योंकि देखो जी, अगर आपको किन्हीं लोगों को अगर साथ में लेकर के लड़ाई करनी है तो आपको कोई ना कोई कॉमन वैल्यू तो उनको देनी पड़ेगी, और वहां पर कॉमन वैल्यू निकल के आई थी केवल और केवल एक रिलीजन, और रिलीजन के नाम पे फिर बाद में अटैक करने शुरू किए थे। USSR तो भाग गया, तालिबान ने टेक ओवर भी कर लिया, पर 1996 से 2011 के बाद में जो तालिबान की एक्टिविटीज थी उनके चलते और ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोशन मिलना शुरू हो गया, जिसका एक एग्जांपल था 9/11 अटैक हुआ था जो कि USA पे। अब इस चीज को लेकर के देखो पाकिस्तान तो अपनी तरफ से कोशिश ये कर रहा है हर तरफ से कि तालिबान को इंट्रोड्यूस किया जाए, री इंट्रोड्यूस किया जाए अफगानिस्तान में, वो हो भी गया। बट दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए सरदर्दी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये जो है ये ग्रुप बहुत ही ज्यादा डेडलीस्ट अटैक करता है पाकिस्तान के अंदर, और
इसका लिंक जो है ना तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, ये बताया जाता है कि ये खोरासन प्रोविंस की जो आईएस ब्रांच है ना, आईएसकेपी बोला, इसके साथ में इसके लिंक है। और आईएसकेपी है ना, ये अपना अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर अपना पूरा रूल स्टैब्लिश करना चाहता है। इसके लिए बैक टू बैक कई बार मतलब टेररिस्ट अटैक करवा चुका है, ठीक है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे वहां पर हो काबुल में। काबुल का तो लेटेस्ट हमने देख ही लिया ना कल का ही। ओके, अब इसमें क्या है, पाकिस्तान इस आईएसकेपी को क्या कहता है, बोले कि ये तो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, अशरफ गनी गवर्नमेंट और इंडिया दोनों ने मिलकर के इसको तैयार किया हमारे खिलाफ। तो ऐसे में अब पाकिस्तान के लिए भी नींदें उड़ना शुरू हो जाएंगी या हो चुकी हैं, क्योंकि अब तालिबान का रूल है, लेजिटिमेसी तालिबान को वैसे नहीं है। वहां पर रिपब्लिक गवर्नमेंट थी, वो भाग चुकी है, और जो दूसरे जो इंटरनेशनल कंट्रीज के जो ट्रूप्स थे, चाहे वो यूएसए के हो चाहे नेटो के हैं, वो भी अब इवैक्यूएट हो रहे हैं, निकल रहे हैं वहां से। अब अफगानिस्तान का मालिक कौन, तालिबान। अब तालिबान को पहले से लेजिटिमेसी नहीं मिल रही है, रही से ही में आईएसकेपी जैसे ये ग्रुप्स हैं, ये भी तालिबान को अब चैलेंज करना शुरू कर देंगे। तो अब तो अफगानिस्तान तो बिल्कुल ही कैसी परिस्थिति में पहुंच गया, आप भी इमेजिन कर सकते हो। और रही से ही में अफगानिस्तान की बॉर्डर पाकिस्तान के साथ कितनी शेयर होती है वो भी आप जानते हो। तो यहां पर ये जो आईएसकेपी है ना, इसमें लश्कर मोहम्मद लश्कर तोयबा हो गया, लश्कर इस्लाम हो गया, या फिर इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, या उइगुर्स, या अफगान तालिबान, इसके जो लड़ाके हैं ना, इनके जो मिलिटेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इवन आईएसकेपी के अंदर तो हमारे इंडिया से भी बहुत सारे, केरल से यूथ बहुत पार्टिसिपेट कर चुके हैं, ठीक है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल बताया जा रहा है, देखो कि आईएसकेपी ने एक टेरर अटैक किया था, ठीक है, जिसमें 25 लोगों की डेथ हो गई थी काबुल गुरुद्वारा में, ठीक है। तो उसमें 100 लोगों से ज्यादा, मतलब 25 लोगों की डेथ हो गई थी। तब पता पड़ा था हमारी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के अकॉर्डिंग कि आईएसकेपी में लगभग केरल से 100 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है इस ग्रुप को, ठीक है। हक्कानी नेटवर्क तो आपको पता ही है तालिबान को पूरा सपोर्ट कर रहा है, पर अब इसके लिए भी सरदर्दी कम नहीं है अपने आप में, ठीक है। तो ये था पूरा मुद्दा। अब अफगानिस्तान का क्या होगा जाने भगवान, पर वही चीज है, अफगानिस्तान इनस्टेबल तो देखो पाकिस्तान नहीं बचेगा, और पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी आएगी ना, तो देखो सीधी सी बात है, चाहे पड़ोसी बुरा हो चाहे कुछ भी हो, और पड़ोसी के घर में अगर कुछ गड़बड़ हो रही है ना, तो हमें बहुत ज्यादा अलर्टनेस के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मालाबार एक्सरसाइज से रिलेटेड ये आर्टिकल। देखो क्वेड ग्रुप, वैसे तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बोला जाता है, जिसके 4 मेंबर कंट्रीज हैं, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये 25th एडिशन में अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मालाबार एक्सरसाइज जिसको हम बोलते हैं, ये नेवल एक्सरसाइज है, और अभी कहां पर परफॉर्म की जा रही है, पैसिफिक ओशियन में गुआम आइलैंड है जो कि यूएसए की टेरिटरी है, वहां पर पार्टिसिपेशन हो रहा है। वेस्टर्न पैसिफिक, फिलीपींस से थोड़ा सा दूर ही है, ज्यादा दूर नहीं है ये, ओके। तो मालाबार जो है ना, ये पहले तो देखो एक बायलैटरल एक्सरसाइज हुआ करती थी, जो धीरे धीरे अब 4 कंट्रीज की आर्मी, या फिर आप कह सकते हो मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए काम कर रही है। ये बात बोली गई किसके द्वारा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे जो विपिन रावत जी हैं उनके द्वारा। देखो एक्सरसाइज की बात की जाए तो मालाबार एक्सरसाइज 1992 में शुरू हुई थी, जब 1990 के टाइम पे 1989 पे डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है यूएसएसआर का, और यूएसए धीरे धीरे अपनी हेजेमनी स्टैब्लिश करने लग जाता है। उस टाइम पर इंडिया ने अपने रिलेशंस जो है वो यूएसए के साथ बढ़ाने शुरू कर दिए थे। तो उस टाइम पर आप देखो 1992 में पहली बार ये एक्सरसाइज होती है। फिर उसके बाद में 95 और 96 में इसके 2 और एडिशन होते हैं। पर आपको पता है 1998 में हमने पोखरण सेकंड टेस्ट कर लिया था, न्यूक्लियर टेस्ट। उसके बाद में 1996 से 2002 के बीच में कोई एंगेजमेंट नहीं रही थी इंडिया और यूएसए के बीच में, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए थे, और यूएसए भी उनमें से एक था कि इंडिया है वो यूरेनियम का यूज करता है और न्यूक्लियर वेपन तैयार करता है। फिर आप देखो 2002 के बाद में फिर ये एक्सरसाइज कंडक्ट होना शुरू हो जाती है। फिर जापान का इंट्रोडक्शन होता है, ऑस्ट्रेलिया का इंट्रोडक्शन होता है, दोनों कंट्रीज मिलकर के टोटल 4 कंट्रीज 2007 में पार्टिसिपेशन करते हैं। और उसी टाइम पर क्वाड का आइडिया दिया था जापान के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे ने, ठीक है। फिर उसके बाद में उसी साल में 2 एक्सरसाइजेज होती हैं। पहली एक्सरसाइज तो होती है पैसिफिक ओशन में, जापान की ऑफशोर एरियाज में, वहां पर एक आइलैंड है ओकिनावा जापान का, वहां पर, ठीक है। तो ऐसे में पहली बार 2007 में मालाबार एक्सरसाइज इंडियन ओशियन के बाहर हुई थी, ठीक है। और दूसरी एक्सरसाइज हुई थी विशाखापट्टनम में, और वहां पर इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया चारों नेवीज ने पार्टिसिपेट किया था, और सिंगापुर को भी इन्वाइट किया गया था उस टाइम पर।
फिर आप देखते हो नेक्स्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में रिजीम चेंज होता है, ऑस्ट्रेलिया तो विड्रॉ कर लेता है। ऑस्ट्रेलिया तो केवल एक बार पार्टिसिपेट करता है 2007 में, फिर नहीं करता। पर जापान है वो लगातार 2009, 2011, 2014 तक पार्टिसिपेट करता रहता है। फिर आप देखो मालाबार 2020 की जो एक्सरसाइज होती है वो कहां पर कंडक्ट होती है, विशाखापट्टनम में भी, जो कि बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, और अरेबियन सी दोनों के अंदर होती है। ठीक है, 2020 की एक्सरसाइज दोनों हमारे जो हैं, आप कह सकते हो हमारे जो सी वाटर्स हैं, ठीक है, एक तरफ तो बे ऑफ बंगाल हो गया और एक तरफ अरेबियन सी हो गया, दोनों में पार्टिसिपेशन चारों कंट्रीज का होता है। ओके, ड्यूअल करियर ऑपरेशन, जैसे कि हमारे पास में विक्रमादित्य करियर बैटल ग्रुप है, वो हो गया इंडियन नेवी की तरफ से, या यूएस नेवी की तरफ से आप देखोगे तो निमित्ज कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है वो। तो अब यहाँ पर बहुत सारे जो कहते हैं ना कि नेवी कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर, जहाँ से वो प्लेन्स टेक ऑफ करते हैं, लैंड करते हैं जिन शिप्स पे उनकी, तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन्स, ये पार्टिसिपेट करती हैं। कौन कौन से पार्टिसिपेशन करते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है 2020 में। अब इस साल की एक्सरसाइज में थीम क्या है, ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है जिसमें एंटी सरफेस, एंटी एयर, एंटी सबमरीन वारफेयर ड्रिल्स की जा रही है, और मेन फोकस है किस पे, टेक्टिकल एक्सरसाइजेस पे, कि कैसे हम आंखों ही आंखों में इशारा करके और दुश्मन को हरा सकें। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये कोऑर्डिनेशन इंक्रीज करती है एक्सरसाइजेज हमारे जो नेवीज हैं उनके बीच में। यूएस और इंडिया की तरफ से किस किस ने पार्टिसिपेट किया वो यहाँ पर आप देख सकते हो। हमारी तरफ से आईएनएस शिवालिक जो कि मल्टी रोल फ्रीगेट है, इसके अलावा आईएनएस कदमत एंटी सबमरीन वारफेयर है, P8I लॉन्ग रेंज मरीन पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, वो भी पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई दिया। कोविड इम्पैक्ट आपको पता ही है कि पास पास में ना करके जो हमारे नेवी के पर्सनल्स हैं उन्होंने दूर दूर से ही ऑपरेशन किया, पर काम हुआ, एक्सरसाइज कंडक्ट हुई। मालाबार जो मेन है इसका देखो मेन मुद्दा क्या है, चाइना को मैसेज करना, चाइना को टैकल करके रखना। 2+2 डायलॉग होता है हमारे पास में यूएस और इंडिया के बीच में, जिसमें यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी, ठीक है, एक तो, और साथ में और फॉरेन मिनिस्टर हमारी तरफ से जाते हैं, डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, और इनके काउंटर पार्ट आते हैं यूएसए की तरफ से। तो इसको बोल दिया 2+2 डायलॉग। और इसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने पहले ही कह दिया था, बोला बहुत ही बढ़िया ज़रूरी है ये कि हम कैसे भी करके एक इंटरनेशनल ऑर्डर क्रिएट करें जो कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे सभी कंट्रीज, और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को हम इंटरनेशनल सीज के थ्रू इंश्योर कर सकें। ठीक है, फिर आगे बात आ जाती है कि ये जो मालाबार एक्सरसाइज है इसकी सिग्निफिकेंस, तो क्वाड है ना, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एक दूसरे के साथ में मिलकर के चारों कंट्रीज काम करें, क्योंकि चाइना को अगर हमने दिमाग से निकाल दिया तो फिर हमारे लिए घातक साबित हो जाएगा। तो सेल्फ डेटरेंस की बजाय अगर हम डेटरेंस की तरफ जाएंगे तो ठीक रहेगा, मतलब कि हम रेडी रहें कि चाइना कुछ भी गड़बड़, क्योंकि चाइना अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज के बेसिस चारों तरफ, साउथ चाइना सी को तो अपनी खुद की लेक बोलता है, इधर ईस्टर्न लद्दाख में हम वैसे ही परेशान हो रहे हैं चाइना को लेकर के। ठीक है, पाकिस्तान वैसे ही चाइना की गोदी में बैठा हुआ है, तो उसके चक्कर में वैसे और हमारे लिए हेडेक रहती है कि ये क्या प्लान करने वाले हैं दोनों मिलकर के। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो चाइना को कंटेन करने के लिए हमारे लिए जरूरी है, और चाइना ही सबसे बड़ी हेडेक है इस टाइम पे यूएसए के लिए। ठीक है, तो दोनों के दोस्त, दोनों के दुश्मन एक होने की वजह से यूएस और इंडिया दोनों साथ में है, और उसी के चलते जापान और ऑस्ट्रेलिया भी साथ में लगे हुए हैं। ओके, आगे चलता है। इकोनॉमी पेज पे एक न्यूज़ है छोटी सी, वो देखो कि इंश्योरर जो है ना, जो भी इंश्योरेंस देने वाली कंपनीज होती हैं, उन्होंने देखो अपनी तरफ से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपना पार्टिसिपेशन थोड़ा सा डाउन कर दिया है। तो हमारे लिए टास्क है वो, तो देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में पढ़ना है, आप जरूर पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल में। पर ऐसा ये क्यों कर रही है, इसके पीछे वजह क्या है कि देखो हमारे यहाँ पर क्रॉप फेलियर तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसकी वजह से इन इंश्योरेंस कंपनीज को जो पेमेंट देना होता है वो बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है, और उन इंश्योरेंस को जब कोई फार्मर अवेल करता है ना इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, तो जो प्रीमियम देनी होती है फार्मर्स के द्वारा, वो प्रीमियम बहुत ही कम अमाउंट में इनके पास में आता है। तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनीज के लिए फायदे का सौदा नहीं है ये, है ना। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनीज क्या है, थोड़ा सा बैकफिट पे जा रही है इसको लेकर के। आप देखो ग्रोस प्रीमियम अंडर रिटर्न देखी जाए इंश्योरेंस के पास में, ग्रोस प्रीमियम अंडर रिटर्न मतलब कि ओवरऑल जो आप प्रीमियम देते हो इंश्योरेंस के लिए, फार्मर्स जो मिलके देते हैं, वो आप देखो कि 4,221 करोड़ रुपए ही रह गई, जो कि जुलाई पिछले साल कितना था, 4,817 करोड़। कितना लॉस हो गया, लगभग 12.37% डाउन हो गई। अब आप देखो, और हमारे यहाँ पर
मॉनसून इरेटिक रहता है, तो ऐसे में इंश्योरेंस क्लेम भी बार बार होती हैं, तो पेमेंट बहुत बड़े अमाउंट में देना पड़ता है। ठीक है, इंश्योरेंस जब क्लेम होता है तो नुकसान में चली गई ये कंपनियां, इसलिए ये विड्रॉ कर रही हैं। देखो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को रिवैम्प किया था, स्टार्ट की थी एक और नई स्कीम जिसका नाम था रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। अब ये दोनों स्कीम हो गई, एक तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और इसका एक नया वर्जन आपने निकाल दिया रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। अब इन दोनों स्कीम्स को शुरुआत में तो क्या कर दिया था कि कोई भी फार्मर इनको अवेल करना चाहे तो ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं था, ऑब्लिगेशन नहीं था, वॉलंटरी था कि इन दोनों स्कीम में जो भी चाहे एनरोल कर सकता है। ठीक है, अब आप देखो कि जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जब लॉन्च किया गया था ना, तो उस टाइम पर इसको मैंडेटरी बना दिया गया था। अब मैंडेटरी बनाया जाता है ना, तो उस केस में क्या होगा, फार्मर्स अपने आप जाएंगे इंश्योरर के पास में, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे आईसीआईसीआई की जो लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस है या टाटा एआईजी है, तो उनके पास में वो जाएंगे ही, क्योंकि मैंडेटरी कर दिया। पर अब आपने क्या कर दिया, इन दोनों स्कीम्स में वॉलंटरी कर दिया, तो फार्मर्स हैं वो ज़्यादातर नहीं जाते, और फिर उसके बाद में इनके पास में प्रीमियम कलेक्शन कम हो रहा है, तो नुकसान में चली गई ये कंपनियां। ठीक है, बाकी तो देखो, और तो छोटी सी न्यूज़ एक छोटी सी ये है कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अगर किसी भी कंपनी ने एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर दिया, जितना उनकी ऑब्लिगेशन थी उससे ज़्यादा खर्च कर दिया ना, तो उनको वो पैसे का, अगर वो चाहे कि हमें कॉम्पनसेशन दो या फिर हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी एडवांस में ही पहले कर दी है, कंप्लीट कर दी है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा, कि जी वो जो आपने एक्सेस में खर्चा किया ना, वो नेक्स्ट कमिंग जो 3 फाइनेंशियल ईयर्स होंगे उनमें आप एडजस्ट कर सकते हो। इसके लिए देखो प्रधानमंत्री जो पीएम केयर्स फंड लॉन्च हुआ था ना कोविड के खिलाफ, है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्होंने दिया था इसके लिए। देखो इसके अलावा छोटी सी न्यूज़, अच्छा काम क्या आ गया आपके लिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिटेल में पढ़ोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है। फिर आ जाता है देखो आरबीआई ने देखो रीस्ट्रक्चरिंग के लिए या फिर मॉरेटोरियम के लिए जो दूसरा स्कीम एक और निकाली थी जिसको बोला गया था रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट तो 2020 में निकाल दिया था, लास्ट में आते आते अगस्त सितंबर में, कि जी जो भी लोन की ईएमआई टाइम पे नहीं दे पा रहा है वो लोन को रीस्ट्रक्चर करवा ले। पर उसमें क्या हुआ, रियलिटी तो ये है कि बहुत नुकसान हुआ है जिन लोगों ने रीस्ट्रक्चर करवाया। क्यों, फिर बाद में ब्याज जबरदस्त लगा दिया। तो अब की बार जो भी एलिजिबल कंपनीज थी ना, उन्होंने केवल उनमें से केवल 1% कंपनीज ने ही इस रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 को यूज किया है, बाकियों ने इग्नोर कर दिया, बोले कि हम तो नहीं ले रहे इसका फायदा। ओके, तो ये है श्रम ई पोर्टल के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, वर्ल्ड पेज पे वही तालिबान, काबुल, अफगानिस्तान, यही बातें चल रही है, कुछ नया है नहीं वहाँ पे। स्पोर्ट्स पेज पे देखो तो एक पॉइंट आ जाता है वहाँ पे कि क्या इंडिया 2036 के ओलंपिक्स को होस्ट करेगा। तो देखने वाली बात है क्या नहीं सिनेरियो। फिलहाल जो आने वाले 4 साल के गैप पे, जैसे कि 2020, तो 2024, 2028 और 2032 के तो पहले से ऑक्यूपाइड हैं अलग अलग कंट्रीज के लिए। वो देख लेते हैं कौन कौन से कंट्रीज हैं। यहाँ देख सकते हो 2024 के ओलंपिक्स होंगे पेरिस में, लॉस एंजलिस में होंगे 2028 के, और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे 2032। इसका मतलब 2024 तो हो गया देखो फ्रांस में, 2028 को हो गया यूएसए में, और 2032 का होगा कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। अब 2036 वाला है वो किसके हाथ लगता है, वो देखने वाली बात है। ठीक है, तो देखो इस डिस्कशन में जो भी था वो हमने देख लिया। थैंक यू वेरी मच।